हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन शाह। आज से हम फोकस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पे उत्तराखंड की हिस्ट्री को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज से हम आपको पूरे उत्तराखंड का सिलेबस देंगे। इस जो है लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल का, एसआई का जो भी एग्जाम उत्तराखंड में आ रखा है उसके लिए उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने उत्तराखंड के इतिहास से। देखो दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास काफी लंबा है और इसको समझने के लिए हमें काफी समय की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन आपको जैसे आपको पता होगा कि एग्जाम के लिए अब कुछ ही समय बचा हुआ है, तो कम समय में हम अच्छी स्टडी कैसे करके करें, इस चीज़ के लिए हम शुरू कर रहे हैं फोकस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस को, जिसमें सबसे पहले आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उत्तराखंड के इतिहास को। देखिए, सब लोगों को पता है, सारे बच्चों को पता है कि उत्तराखंड का इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, हम पढ़ते तो इसको तीन तरीके से हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस हिसाब से हम अपने पूरे के पूरे इतिहास को जानते हैं। इतिहास को तीन भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि इतिहास एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इसीलिए इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में इसको पढ़ा जाता है। अब जैसे कि आपको दिख रही होगी हेडिंग में कि उत्तराखंड में पवार राजवंश हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पवार राजवंश का अपने आप में बहुत बड़ा अस्तित्व है। पवार और चंदों से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चनों का आजकल आपको पता होगा ट्रेड बढ़ चुका है क्वेश्चनों का, ये सारी चीज़ें आपको इस ऑनलाइन क्लासेस में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, शुरुआत करता हूँ मैं आपको कि थोड़ा सा ये नाम है उत्तराखंड, इसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं, इतिहास से संबंधित क्या है बात। तो देखिए, जैसे आपको पता होगा कि ये आपका भारत का नक्शा है। अब आप यहाँ से इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर में उत्तराखंड का अस्तित्व है कहाँ से। देखिए, आप इस चीज़ को आसानी से समझिए और यहाँ से हम आपको ले जाएंगे सीधे सीधे पवार राजवंश पे। ये आपका पवार राजवंश आपका प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए आप इस चीज़ को, ये आपका भारत का नक्शा है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर वर्तमान में आज का क्या है, उत्तराखंड है। ये हमारा क्या है, सुंदर सा उत्तराखंड है भाई। मैं बात करूंगा सबसे पहले उस समय की जब जो है कि आर्यों के द्वारा वेदों की रचना की गई थी। हम बात करेंगे थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में। एकमात्र वेद ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जानकारी उत्तराखंड की मिलती है, वह है आपका ऋग्वेद। जरा ध्यान से समझिए ऋग्वेद के बारे में। ऐसा कहा जाता है, ऋग्वेद के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में ऋग्वेद जो लोग थे, जो आर्य थे, जिन्होंने वेदों की रचना की है, वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर अनार्यों की बस्ती हुआ करती थी। अनार्य लोग यहाँ पर रहते थे। अनार्यों की यहाँ पर क्या हुआ करती थी, बस्ती हुआ करती थी। अब ये अनार्य लोग कहाँ से आए, क्या है, इसको जब हम आपको प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पढ़ाएंगे फिर वहाँ जानेंगे। अभी हमारा जो मेन मकसद है थोड़ा ये जानना है कि उत्तराखंड में जो पवार वंश आया वो आखिर आया कहाँ से, इसकी नींव कहाँ से पड़ी। देखिए, ऋग्वेद में बहुत सारे ऋग्वेद के अनुसार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री की। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आर्यों ने कहाँ से, तो जिन लोगों ने एंट्री की थी उनका नाम था आर्य। कुछ लोग बोलते हैं मध्य एशिया से एंट्री हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों से एंट्री हुई इनकी, आर्यों की। यहाँ पर पहले से कौन निवास कर रहा था, अनार्य लोग निवास कर रहे थे। और एक आपके महान भाव हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं भाई कि वो कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि जो अनार्य लोग थे उनकी एंट्री कहाँ से हुई है, तो तिब्बत से हुई है। एग्जाम में कई बार आपके पास ये सवाल पूछा जा चुका है कि आर्य लोगों की एंट्री भारत में दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ से हुई थी, तो तिब्बत से हुई थी।
दयानंद सरस्वती के बारे में सभी लोग जानते हैं, सत्यात्र प्रकाश के लिए ये जाने जाते हैं, ग्रंथ है इनका। आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने जो है 1875 में, ये भी आप लोग जानते होंगे। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। वैदिक समर्थक इनको भी कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को, ये भी आप जानते होंगे। राष्ट्रवादी समर्थक भी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। देखिए इनके बारे में तो आपको इतिहास में पढ़ने को अच्छे से मिल जाता है, लेकिन इन्हीं का ही सर्वाधिक मान्य माना जाता है, इनका भी सर्वाधिक आधार ही मान्य माना गया है। सर्वाधिक आधार ही सबसे मतलब इन्हीं का ही, जो इन्होंने जो बात बोली थी इन्हीं को ही क्या क्या कर दिया गया, सत्य माना गया। और ऐसा माना गया ऋग्वेद के अनुसार कि आर्य लोगों के एंट्री तिब्बत से हुई थी। भाई यहाँ पर कौन निवास कर रहे थे, अनार्य लोग। अब ऊपर से कौन आ गया, आर्य लोग। अब जब प्राचीन काल में ऐसा होता था, यदि कोई क्षेत्र में किसी दूसरे का अधिकार हो जाता था तो वहां पर युद्ध की संभावना कन्फर्म थी। और एक युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिस युद्ध का नाम है दशराज्य युद्ध, जिस युद्ध का नाम है दशराज्य युद्ध। अब ये युद्ध कहां से आया, यहीं पर समझते हैं दोस्तों जरा इस चीज को। देखो यहां पर पहले से अनार्य लोग रहते थे, ऊपर से तिब्बत से कौन आए, आर्य लोग। दोनों में क्या हो गया, आपसी युद्ध की संभावना बन गई, दोनों में आपसी क्या होगा, मतभेद हो जाएगा। तो आर्य लोग बड़े डेंजरस हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। इन आर्य लोगों ने इनको यहां से भगाया। ये देखो जो ये अनार्य थे, कोई इधर की ओर भागा, 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 कोई इधर की ओर भागा। यहां पर पूर्ण तरीके से किसका अधिकार हो गया, आर्य लोगों का अधिकार हो गया। इन्हीं आर्य लोगों ने ही यहाँ पर जो निवास कर रहे थे अनार्य लोग, इनको क्या बना दिया, अपना दास। जो वहां पर रह गए छोटे फूटे, उनको क्या बना दिया, दास बना दिया। तो यहां तक की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी कि उत्तराखंड में आर्यों का निवास स्थान हो चुका है, आर्यों का निवास हो चुका है। अब इन्हीं आर्यों में से देखो कोई दिक्कत नहीं थी, आर्यों की बस्तियां चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं आर्यों के यहाँ पर 5 कबीले हुआ करते थे, 5 कबीले, सबसे प्रमुख 5 कबीले हुआ करते थे इनके। इन 5 कबीलों को ही क्या कहा जाता था, पंचजन कहा जाता था। इन 5 कबीलों को ही पंचजन कहा जाता था। जैसे आज की डेट में जो आपकी पंचायत होती है, उसमें 5 जनों को, 5 जो है मुख्य आदमियों को क्या कहा जाता है, पंचजन कहा जाता है। इस शब्द का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में। यहाँ पर 5 कबीले हुआ करते थे, उनमें से बल एक कबीले का नाम था, एक कबीले का नाम था भरत। उनमें से एक कबीले का नाम था भरत। तो क्या इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा? तो रियलिटी बात यही है कि ऋग्वेद में जो भरत कबीला है, इसी के नाम से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। इतनी जानकारियां आपको यहां से प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये जो भरत कबीला था, इसी का ही एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुदास। इसी का ही एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुदास। सुदास ही उस समय का वो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, जिसने पुरोसनी नदी के तट पर, कौन सी नदी, पुरोसनी, यहां पर है आपकी पुरोसनी नदी, जिसने पुरोसनी नदी, वर्तमान की इसको कहते हैं रावी नदी, पुरोसनी नदी वर्तमान की रावी नदी, वर्तमान की रावी नदी। रावी आपको यहां से पता होगा कि यहां पर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के से आपकी सिंध नदी लद्दाख से होते हुए इधर निकलती है। यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी आकर के बहती है, जो आपकी सिंध नदी की सहायक नदी है। इसी चिनाब नदी की सहायक नदी है आपकी रावी या पुरोसनी नदी। ठीक है, ये जो रावी नदी थी, ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद में, इस नदी के किनारे इस सुदास ने, वैसे कहानी यहाँ पर मैं आपको, हम इसको पूरे ऋग्वेद में पढ़ेंगे, जब हम आपको आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाएंगे इस चीज को। लेकिन अभी बस थोड़ा आप ध्यान रखें कि जो ये आर्य लोग थे, उनमें से एक भरत नाम का कबीला था, उसी के जो है कबीले का जो प्रसिद्ध शासक हुआ करता था, उसका नाम था सुदास। एक्चुअली में क्या नौबत आई थी सुदास को यहाँ पर युद्ध करने की, तो जहां देखो पहले क्या होता था कि मानाबाद ए आदमी कोई शक्तिशाली है और उसके आसपास कोई बी सी डी ई इस प्रकार से बहुत सारे क्या है अन्य कोई शासी लोग हैं। तो ये 4 लोग इसको जीने नहीं देते थे, ये 4 लोग उसको देख करके बहुत जलन करते थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर थी, वो अन्य कबीले जो
ये 5 को छोड़ करके एक भरत का 4 वो कबीले, बाकी कुछ छोटे पुटे एरिया के लोग ने मिल करके एक कम्युनिटी बनाई और उन्होंने जो है कि लगभग 10 समूह बनाए। कितने समूह बनाए? 10 समूह बनाए। उन्होंने 10 समूह बनाए और ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद में कि पुरोषणी नदी पर भरत कबीले के सुदास ने 10 समूह के राजाओं को पराजित किया था। 10 समूह के राजाओं को 10 समूह के राजाओं को पराजित किया था। यह बात समझ में आ गई? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के अनुसार 10 राज्य युद्ध में कितने राजा पराजित हुए थे? तो 10 राजा पराजित हुए थे। ठीक है, सुदास ने पराजित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही कहानी चल रही है आर्य और अनार्य की। कुछ लोग दास का काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, कुछ लोग अपने राजपाट का काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले कई सालों के बाद एक कबीले का और उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसका नाम है पुरु कबीला। पुरु कबीला, जिसका नाम है पुरु कबीला। अब क्या होता है, जो दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही जाना है, ये बात तो कन्फर्म है सभी को। देखो, ये इसका भी विलय होगा और इसका भी विलय होगा, और यहीं से एक क्षेत्र बन करके जो है निकलेगा, यहीं से आपका एक क्षेत्र बन करके निकलेगा जिसे कहा जाएगा उत्तर कुरुक्षेत्र। उत्तर कुरु, जिसे कहा जाएगा कुरुक्षेत्र, ऐसे ही लिख लो आप। कुरुक्षेत्र आज की डेट में कहां पर है? तो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वो आपको पता होगा। अब इसी को ही बाद में इसी के ऊपर वाले क्षेत्र को ही जाना गया उत्तर कुरु प्रदेश, मतलब कुरुक्षेत्र के उत्तर में स्थित कोई प्रदेश। तो इसको किस नाम से जाना गया? उत्तर कुरु प्रदेश। जो है आपके जो कुरुक्षेत्र है उसके उत्तर में स्थित कोई प्रदेश। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की लोकेशन आपको मिल चुकी है। यहाँ से कैसे करके आया है, जब हम आपको आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ाएंगे, ये वहाँ पर इसके बारे में जरूर चर्चा होगी और काफी डीप से ही हम इसकी स्टडी करेंगे वहाँ पे। ठीक है, कुरुक्षेत्र के उत्तर में स्थित उत्तर कुरु प्रदेश, ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आ जाता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, इस क्षेत्र में आपको पता है कि ये क्षेत्र आज भी काफी प्रसिद्ध है आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, कंदमूल फलों के लिए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर देवताओं का संबंध भी है भाई, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर राजवंशों का उदय हुआ। राजवंशों का, इन राजवंशों में आपको पता होगा कि जिन लोगों ने पढ़ा है पहले, सबसे पहले कुलिंदों के बारे में हम चर्चा करते हैं, कुलिंदों के बारे में। ठीक है, कुलिंद ही सबसे पहले राजवंश एक शक्ति हुआ करती थी उत्तराखंड में शासन करने वाली में। ठीक है, कुलिंदों के बाद आपके पास छोटे छोटे राजवंश निकल करके आते हैं। सबसे प्रसिद्ध इनमें छोटों में बात करूं तो एक आपका हर्षवर्धन का शासनकाल काफी प्रसिद्ध रहता है। हर्षवर्धन का शासनकाल काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की दृष्टि से। एक्चुअली में हर्षवर्धन कन्नौज का शासक हुआ करता था, लेकिन वो यहाँ पर उसको शासन करना पड़ा। उसके बारे में हम आद्य ऐतिहासिक काल में जानेंगे कि कैसे ग्रहवर्मन की हत्या होने के बाद हर्षवर्धन को उत्तराखंड की भूमि पर शासन करना पड़ा, क्या उसकी कंडीशन, कैसे उस समय उसने एकजुट एक भूमि को किया हुआ था। तो हर्षवर्धन का शासनकाल यहाँ से जानेंगे। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे शक हो गया, कुषाण हो गया, नागराज वंश हो गए, ये छोटे छोटे कुछ वंश चलते हैं। मुख्य वंश हमारे प्रारंभ हो जाते हैं कोत्यूरी और कार्तिकेय से। कोत्यूरी कार्तिकेय उत्तराखंड का एक ऐसा राजवंश होगा जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और हमारी जानकारी के लिए भी अति इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के हर उस इंसान को कोत्यूरी कार्तिकेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो उत्तराखंड से प्रेम करते हो। ठीक है, जो उत्तराखंड के रहने वाले होंगे या उत्तराखंड के जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर पे आपका कोत्यूरी कार्तिकेय इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही कोत्यूरी कार्तिकेय आपका निकल करके आ जाएगा वंश, उसके बाद इसका भी पतन होगा कोत्यूरी कार्तिकेय का। यहीं से ही आपके इसी के बाद ही आपकी कहानी प्रारंभ होती है। दो खंडों में, एक जगह तो चंद वंश चलता है, दूसरी जगह आपका उत्तराखंड में पंवार वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है।
तो अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के पंवार राजवंश को। यहां तक की बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि कैसे करके कत्यूरी। अच्छा, ये टॉपिक सर कहाँ पढ़ाया जाएगा? तो ये टॉपिक आपका आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 काल आते हैं प्राचीन काल के, वहां इस पार्ट को बाद में पढ़ा जाएगा। अभी पहले जो मुख्य पार्ट हम पढ़ेंगे तो पहले पंवार राजवंश और चंद राजवंश, ब्रिटिश शासन, गोरखा शासन, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता से संबंधित जो भी क्रांतियां हुई हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे, या फिर पृथक राज्य हेतु जो भी आंदोलन हुए होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक का हमारा बाद में इसको हम पढ़ लेंगे। अभी हम पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में पंवार राजवंश की। वो 60 राजा जिन्होंने उत्तराखंड में काफी नई नई रीतियां, नए नए जो है कि शासन प्रशासन की यहाँ पर नींव रखी, उनके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इधर है, अब हम चलेंगे उत्तराखंड पे। ये तो आपको मैंने बता दिया कि भारत की दृष्टि से उत्तराखंड का कैसा महत्व है, कैसे उत्तराखंड का एक अस्तित्व हमारे पास सामने आता है, ये हम यहाँ से जान गए। ठीक है, ऋग्वेद से। अब देखिए, जैसे ही कार्तिकेयपुर राजवंश आपका, देखो कार्तिकेय और कत्यूरी किताबें अलग अलग बताती हैं, कुछ किताबें दोनों को एक बताती हैं, लेकिन अगर उनको रियलिटी में देखा जाए तो वो अलग अलग ही पढ़ने में ही उनको मजा आता है, एक साथ पढ़ने में नहीं भाई। ठीक है, तो जैसे ही कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश का समापन हो जाता है, वैसे ही उत्तराखंड में एक साइट आपका, वैसे ही आपके उत्तराखंड में एक साइट आपका, ऐसे ही उत्तराखंड में एक साइट तो चलने लग जाता है चंद राजवंश, और दूसरी साइट आपका गढ़वाल में पंवार राजवंश। दो ही क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम यही टॉपिक काफी लंबा है भाई। ठीक है, देखो भाई, इसमें पंवार राजवंश, गढ़वाल का पंवार राजवंश और कुमाऊं का चंद राजवंश, दोनों का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड में पंवार राजवंश की। सबसे पहले तो उत्तराखंड में पंवार राजवंश की नींव कब पड़ी थी, उसको जानने से पहले आपको यहाँ की लोकेशन जाननी है कि उस समय यहाँ क्या चल रहा था। पंवारों के आने से पहले यहाँ पर कंडीशन क्या थी। इधर देखिए, पंवारों से जब आपकी पंवार सत्ता यहाँ पर आई थी, इतिहास में किताबों में अलग अलग डेट्स हो सकती है, इसलिए आप डेट्स पे ध्यान न दें, आप इन फैक्ट पे ध्यान दे दें कि डायरेक्टली कि हमें क्वेश्चन कैसे करके वहाँ पे एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। इधर देखो, ये आपका जो चमोली वाला जो पोर्शन है इस साइट में आपका, यहाँ पर एक गढ़ हुआ करता था, चांदपुर गढ़। यहाँ पर एक गढ़ हुआ करता था, चांदपुर गढ़। और इस गढ़ के बारे में छोड़िए, आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, पंवार राजवंश शुरू होने से पहले उत्तराखंड में लगभग 52 ठकुरी शासकों का शासनकाल चल रहा था। ठकुरी शासकों का शासनकाल चल रहा था। इतिहासकार मानते हैं कि यही ठकुरी शासक कत्यूरी कार्तिकेय के वंशज रहे होंगे और यही ठकुरी शासकों का शासनकाल चल रहा था। इन्हीं जो है ठकुरी शासकों को गढ़ों के नाम से भी जाना जाता था। तो ये 52 गढ़ थे यहाँ पर टोटल पूरे इस प्रकार से। तो 52 गढ़ों में से एक गढ़ आपका हुआ करता था चांदपुर गढ़। 52 गढ़ों में से एक गढ़ हुआ करता था प्रसिद्ध, कौन सा? चांदपुर गढ़ भाई। इसी चांदपुर गढ़ में एक जो है भानु प्रताप नाम का कोई राजा वहां पर मतलब शासन कर रहा था। इसी भानु प्रताप को किसी किताब में सोनपाल के नाम से भी लिखा गया होगा। तो चांदपुर गढ़ में आपका भानु प्रताप का शासन हुआ करता था। चमोली का काफी प्रसिद्ध गढ़ हुआ करता था चांदपुर गढ़। उस समय ऐसा माना जाता था कि काफी फेमस था अपने आप में चांदपुर गढ़। मैं बात करूंगा लगभग कब की, तो देखिए आप लगभग 888 ईस्वी की। मैं अगर बात करूंगा 888 ईस्वी की, तो आपको पता होगा कि 888 ईस्वी वो टाइम पीरियड है जब भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन प्रारंभ हो चुका था भाई। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि 712 ईस्वी में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था।
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। यहीं से ही भारत में मुस्लिम जो है शासन प्रारंभ हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा इंडिया गुलामी का सबसे पहला जो कदम है वो 712 ईस्वी है। हमारा देश लगभग कई सालों गुलाम रहा, उसकी जो पहली सीढ़ी थी वो थी मोहम्मद बिन कासिम का 712 पर आक्रमण। एक्चुअली में उस समय क्या हुआ था कि 712 ईस्वी में जो हमारा जो राजा दाहिर था, जो सिंध प्रांत पे शासन कर रहा था उस समय, वो अगर वहां पर जो अल हज्जाज के जो जहाज थे, जो व्यापारिक जहाज थे, उनको अगर प्यार से वापस कर देता तो हाँ, हम कह सकते थे कि ये नौबत नहीं आती भाई। हम वहां से मान सकते थे कि क्या पता मोहम्मद बिन कासिम भारत नहीं आता और भारत में गुलाम वंश, ये जो भी उसके बाद मुस्लिम शासन चले, गुलाम वंश चला है, मुगल वंश चला है, वो प्रारंभ नहीं होता। तो ये तो खैर एक सोचने की बात है, ये इतिहास है। यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता, जो हुआ है अगर हम ऐसा सोचेंगे कि काश ऐसा नहीं हो जाता, अब काश तो फिर वो तो हो ही रखा है 712 ईस्वी में, इस पे कहाँ जो है चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिमी एक ऐसा जो है मुस्लिम शासक हुआ करता, शासक नहीं था, वो सेनापति था भाई एक आपका ना, एक 17 साल का लड़का था मात्र मोहम्मद बिन कासिम। उसने 17 साल के लड़के ने पूरे के पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया था। राजा दाहिर के तो पूरे की पूरी सेना का विनाश हो चुका था, राजा दाहिर का पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। राजा दाहिर, यहां तक कि राजा दाहिर की 2 लड़कियों तक भी उसने क्या कर दिया था, अपने जो है अपने अल हज्जाज के पास भेज दिया था। ठीक है, इस प्रकार से मुस्लिम शासन, मुस्लिम सत्ता यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में डेट कौन सी, 888 ईस्वी, 888 ईस्वी। इस ईस्वी में बल क्या होता है, कोई दारी गुजरात से, दारी गुजरात में एक जगह पड़ती है दारी, वहां से कोई एक कनकपाल नाम का कोई राजा बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है, बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है। दारी गुजरात का कोई प्रसिद्ध शासक बद्रीनाथ की यात्रा पर कहां पहुंचता है, उत्तराखंड पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है, चांदपुरगढ़ में पहुंचता है। उसकी मुलाकात होती है भानु प्रताप से। भानु प्रताप से जैसे ही कनकपाल की मुलाकात होती है तो भानु प्रताप काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं आपके कनकपाल से। और जैसे ही ये कहानी यहां पर होगी, वैसे ही यहां पर घर जमाई की बात भी प्रारंभ हो जाएगी। कहते हैं ना लोग गढ़वाल में या कुमाऊं में कि अब आ गया आदमी, अगर उनके पास स्वयं ही उनका मतलब कोई आदमी आ गया, उसको अपनी लड़की दे दी तो वो सीधे सीधे घर जमाई तो कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा उसको। तो देखिए, तो कनकपाल बद्रीनाथ की यात्रा पर आया तो भानु प्रताप उससे काफी प्रसन्न हुआ और उसने सीधे सीधे अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, कनकपाल से कर दिया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो वहां की जनता, जो चांदपुरगढ़ की जनता थी, वो काफी प्रसन्न होने लगी किससे, कनकपाल से। काफी प्रभावित हुई वहां की जनता कनकपाल से। और जनता मानती है, जनता कहती है कि चांदपुरगढ़ के ऊपर एक गढ़ हुआ करता था जिसका नाम था आपका कौनपुरगढ़। कौनपुरगढ़, चांदपुरगढ़ के ऊपर कहीं ना कहीं ये शब्द जो आ रखा है, इस शब्द को आप अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं शब्द मिलता जुलता है किससे, कौनपुर कनकपाल, कौन कनक कहीं ना कहीं कनकपाल से। तो जनता मानती है, वहां की जनता बोलती है कि ये जो कौनपुरगढ़ था वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था कनकपाल के लिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है, कनकपाल से संबंधित हुआ करता था कौनपुरगढ़ और भानु प्रताप का चांदपुरगढ़। दोनों के दोनों एक ही हैं, ये दोनों के दोनों एक ही मतलब चांदपुरगढ़ के थोड़ा ऊपर एरिया में एक गढ़ हुआ करता था। ऐसी जनता के कुछ स्रोत हैं भाई। ठीक है, वो कहती है कि कौनपुरगढ़ के लोगों ने भी बल क्या माना, कनकपाल को ही अपना राजा मान लिया। अब जैसे ही ऐसी कंडीशन हो जाती है और सीधे सीधे आपको पता होगा इसके बाद कि चांदपुरगढ़ में सीधे सीधे शासन करना प्रारंभ कर देगा आपका कौन, कनकपाल भाई। तो पंवार वंश का संस्थापक हम किसे मान सकते हैं, तो पंवार वंश का संस्थापक हम जो है कनकपाल को मान सकते हैं। पंवार वंश की नींव किसने रखी थी, कनकपाल ने रखी थी। लेकिन क्या सर यही कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक था,
यदि एग्जाम में आ जाए कि सर राहुल सांस्कृत्यानंद के अनुसार, मौलाराम के अनुसार कौन जो है कि पंवार वंश का संस्थापक था, तब आंसर कनकपाल नहीं होगा, तब आंसर आपका दूसरा होगा। आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, ये संस्थापक का झोल क्या है। ठीक है, देखिए भाई, अभी तो पंवार वंश का केवल इंट्रोडक्शन होगा भाई। पंवार वंश की केवल नींव समझो आप, धीरे धीरे आपको पंवार वंश के सारे जो इंपॉर्टेंट शासक होंगे वो सारे के सारे याद आ जाएंगे। तो आखिर ये संस्थापक का झोल क्या था, इसको समझते हैं कि क्या ये संस्थापक का मामला था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आपके पास पूछा जा सकता है संस्थापक का। तो ठीक है, अब ये वाली जो बात है, इसको जो मानने वाले हैं कनकपाल संस्थापक था, इसकी जानकारी तो हमें बहुत स्रोत है इसके। अभी केवल उन जो है कवियों के नाम या उन जो है इतिहासकारों के नाम हम आपको बता देते हैं जो मानते हैं कि कनकपाल ही क्या था, संस्थापक था। इनमें नाम आता है आपका सुदर्शन शाह का, इनमें नाम आता है आपका हरिकृष्ण रतोड़ी का, इसमें नाम आता है आपका विजयराम रतूड़ी का, इसमें नाम आता है आपका एटकिंसन का, इसमें नाम आता है आपका विलियमसन का। इतने सारे नाम आते हैं, कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एटकिंसन के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक बताइए, कौन होगा, कनक। विलियमसन के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक बताइए, कनकपाल। सुदर्शन शाह के अनुसार सुदर्शन शाह का तो खैर प्रमाण ही मिलता है, इनके बारे में तो हम आगे अभी चर्चा करेंगे। विजयराम रतूड़ी के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, कनकपाल भाई। इन लोगों ने माना कि कनकपाल ही दारी गुजरात से आया था और दारी गुजरात से आकर के वो यहाँ पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और यहीं पर वो बसना प्रारंभ किया कनकपाल ने। लेकिन इसके अपवाद जो लोग, इसके ठीक उल्टे मौलाराम जी हो गए, राहुल सांस्कृत्यानंद हो गए, राहुल सांस्कृत्यानंद, मौलाराम, ठीक है, और आपके जो ये दो, ये जो और एक और व्यक्ति हैं शिव प्रसाद डबराल जी। डबराल जी ने भी जो है कि ऐसा बोल दिया कि आपका संस्थापक ये नहीं था भाई। अब इन लोगों ने किसको संस्थापक कहा है कि आखिर वो नाम कोई इंपॉर्टेंट होगा जिसको इनने संस्थापक कहा। ये लोग मानते हैं कि कौन संस्थापक था, अजय पाल संस्थापक था। उत्तराखंड में अजय पाल ही क्या हुआ करता था, संस्थापक हुआ करता था भाई। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी कि डबराल, मौलाराम, राहुल सांस्कृत्यानंद, शिव प्रसाद डबराल और अजय पाल, ये लोग मानते हैं कि उत्तराखंड में मौलाराम, राहुल सांस्कृत्यानंद, शिव प्रसाद डबराल किसको संस्थापक मानते हैं, अजय पाल को संस्थापक मानते हैं। कोई सा भी सवाल आपसे एग्जाम में डायरेक्ट उठा करके पूछ लेगा कि निम्नलिखित से राहुल सांस्कृत्यानंद के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक बताइए, एटकिंसन के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक बताइए, विजयराम रतूड़ी, हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक बताइए, तो कनकपाल हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके कुछ स्रोत हैं, इन स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, और इसके क्या स्रोत हैं इसको जब हम पढ़ाएंगे तो काफी डीप इसके बारे में चर्चा करेंगे अजय पाल के बारे में। वो लोग मानते हैं, ये जो तीन लोग हैं काफी प्रमुख हैं, तीन लोग हैं, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हैं तीनों के तीनों। मौलाराम को आपको पता होगा चित्रकार है, राहुल सांस्कृत्यानंद घुमक्कड़ जिज्ञासी के जो है कि साहित्यकार और इतिहासकार कहे जाते हैं। डबराल भी आपका जो है चारण नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। डबराल ने भी आपको पता होगा कि घूमते घूमते काफी अच्छे मतलब काफी अच्छे जो है इतिहास के कुछ स्रोत निकालने हैं आपके उत्तराखंड में, तो डबराल जी भी काफी प्रसिद्ध हैं। तो तीनों के तीनों प्रमुख व्यक्ति किसे मानते हैं आपका संस्थापक, अजय पाल को संस्थापक मानते हुए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कनकपाल के बारे में कि उसके संस्थापक के क्या प्रमाण हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग नोट करते रहे इन चीजों को। देखो भाई, कनकपाल के संस्थापक के स्रोत हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका एक स्रोत सबसे इंपॉर्टेंट है जो है सुदर्शन शाह की सभासार। सुदर्शन शाह की सभासार, सुदर्शन शाह की सभासार में लिखा गया है कनकपाल संस्थापक, कनकपाल क्या था, संस्थापक था। लेकिन सुदर्शन शाह की सभासार में एक और इंपॉर्टेंट बात निकली है, वह है वैकेट की सूची। वैकेट की सूची, वैकेट की सूची के अनुसार
पंवार वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो वैकेट की सूची के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक आपका कनकपाल हुआ करता था। ये सूची कब की है? तो 1800 लगभग 49 में वैकेट की सूची मिली थी। इस सूची में, इस पूरी सूची में देखो क्या है सिस्टम। इस वैकेट की सूची में कहा गया है कि 888 ईस्वी से लगभग शासन करना प्रारंभ किया पंवारों ने और 1804 तक यहाँ पर 54 राजाओं ने शासन किया, जिनकी राजधानी आपकी कहाँ कहाँ होगी? चांदपुरगढ़, श्रीनगर होगी। मुख्य राजधानी चांदपुरगढ़ और श्रीनगर इनकी होगी। इसके बाद अगर मैं दूसरा टाइम पीरियड देखूं तो 888 से लेकर के 1949 तक यहाँ पर टोटल 60 राजाओं ने शासन किया है। बीच में ये कहाँ चले गए? तो टिहरी के शासन हुआ करते थे। यहाँ पर 54 ही क्यों आया है? क्योंकि 1854 के बाद आपके उत्तराखंड के टिहरी में पंवार राजवंश चला है। सॉरी, 804 के बाद आपके टिहरी में जो है पंवार राजवंश की सत्ता चली है, इसीलिए वहां पर जो है आपका ये 54 राजाओं, मतलब कहने का अर्थ है कुल मिलाकर के श्रीनगर में 54 राजाओं ने शासन किया है। श्रीनगर तक, श्रीनगर तक जहां पर उनकी राजधानी हुआ करती थी, वहां पर तक 54 राजाओं ने ही क्या किया है? शासन किया है। इसके बाद टोटल जब आपका मानवेंद्र शाह आ जाएगा लास्ट में, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? लास्ट में आपका हमारा पंवार वंश समाप्त हो जाएगा भाई। ठीक है, ये देखिए, ये वैकेट की सूची में पूरा का पूरा उल्लेख है। वैकेट की सूची और क्या जानकारी देती है? तो वैकेट की सूची बताती है कि यहां पर 1 से लेकर के जो 36 नंबर तक के मतलब राजा थे। पहले नंबर पर कनकपाल था, 36वें नंबर पर कौन था? आनंदपाल। ये जो राजा हुआ करते थे 1 से, आनंदपाल सेकंड है इसका नाम। इन लोगों ने किसके अधीन बल काम किया है? तो कोत्यूरी या कार्तिकेय पूर्व राजाओं के अधीन क्या किया है? शासन किया है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि पंवार 1 से लेकर के 36 पंवारों ने किसके अधीन शासन किया है या किसके सामंत के रूप में शासन किया है? तो उन्होंने किया है कार्तिकेय पूर्व राजाओं के सामंत के रूप में। इधर आइए जरा इस बात को समझते हैं भाई, आखिर ये बात है क्या। देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में कोत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश चला था, लेकिन उसका भी विलय हुआ है। कोत्यूरी कार्तिकेय का विलय होने के बाद कोत्यूरी के छोटे छोटे क्षेत्रों में निवास करने वाले जो है कि राजा हुए ही हुए हैं। अभी हम आपको जब आगे मानसा पढ़ाएंगे तो एक कोत्यूरी, एक कार्तिकेयपुर राजा का नाम वहां पर मिलेगा आपको, सुकाल देव का, जिससे जो है कि वहां पर सहायता मांगी जाएगी। ठीक है ना। और मतलब कुछ पंवार ऐसे होंगे आगे, जो हम आगे पढ़ाएंगे पंवार राजाओं को, तो वहां पर कुछ पंवार ऐसे होंगे जो कोत्यूरी राजाओं से क्या लेंगे? सहायता लेंगे। तो इधर देखो, कोत्यूरी या कार्तिकेय दोनों एक ही नाम है उसको, उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, छोटे छोटे शासन में निवास, छोटे छोटे एरिया में निवास कर ही रहे थे वो लोग। तो ऐसा कहा जाता है कि 36 राजाओं ने लगभग इन्हीं के सामंत के रूप में काम किया। अब जब 36 राजाओं ने इन्हीं के सामंत के रूप में काम किया तो 37वें नंबर पर कौन था? वो था अजयपाल। तो यही कारण है कि अजयपाल अपने आप में एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था। स्वतंत्र शासक हुआ करता था। पंवार वंश का पहला स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? इसमें भी कंफ्यूजन है भाई, दो आंसर निकल करके आते हैं, जरा समझिए इस बात को। देखो, पंवार वंश का पहला स्वतंत्र शासक, इसका आंसर तो अजयपाल हो जाएगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि बीलंड घाटी का या बीलंड क्षेत्र का पहला स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है, तो वहां पर हो जाएगा लक्ष्मण देव या लखन देव भाई। ठीक है, इस प्रकार से वहां पर आपका आंसर होना चाहिए। इसके बारे में कहां चर्चा करेंगे? अभी आगे चर्चा करेंगे। बीलंड घाटी राजधानी बनेगी पंवार वंशों की। चंद का पहला स्वतंत्र शासक अजयपाल को ही माना जाता है। और ये लोग जो बोल रहे थे, राहुल सांस्कृत्यानंद, मौला राम और शिव प्रसाद डबराल की, अजयपाल संस्थापक है। वो इसलिए अजयपाल को संस्थापक मानते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक प्रसिद्ध हुआ करता था, जो सबसे पहले स्वतंत्र शासक के रूप में माना जाता है। वो लोग मानते हैं कि इससे पहले जितने भी राजा पंवार के थे वो पंवार के नहीं थे, वो सामंत के रूप में यहाँ पर क्या कर रहे थे? शासन करते थे। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मौला राम से, राहुल सांस्कृत्यानंद से, शिव प्रसाद डबराल से। अब इनकी सूचियों के बारे में मैं बात करूंगा कि और सूचियां भी मिली हैं,
60 राजाओं के पंवार वंश की कुछ सूचियां हैं जो प्रमुख हैं। उनमें से वैकेट की सूची तो हमने आपको बता दी। कभी कभी पूछ लिया जाता है हार्डविक की सूची। एक आपके हार्डविक की सूची भी मिली थी भाई, लेकिन ये सूची आपकी मान्य नहीं हुई है। इस सूची को कहा जाता है कि ये सूची आपकी मान्य नहीं हुई है। लगभग 1836 की ये सूची आपकी मानी जाती है, लेकिन इस सूची में इतना स्पष्ट पंवारों का उल्लेख नहीं है। इतनी जानकारी उल्लेख तो है आपके किसमें, वैकेट की सूची में। वैकेट की सूची काफी प्रमुख हुआ करती थी, इसी सूची को आपको याद भी रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से पंवार वंशावली का सबसे अच्छा जो आपका पंवार वंशावली है वो सबसे अच्छी सूची किसने तैयार की है, तो वह है आपकी वैकेट की सूची। वैकेट की सूची हमें कहां पर देखने को मिलती है, तो सुदर्शन शाह की सभासार में वैकेट की सूची देखने को मिली है भाई। ठीक है, सुदर्शन शाह कौन होंगे, तो टिहरी के आपके पहले राजा होंगे सुदर्शन शाह, काफी प्रसिद्ध होंगे। सुदर्शन शाह ही क्या करेगा, फिर से उत्तराखंड में पंवार वंश की नींव को रखेगा भाई। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो इससे आगे अब चलते हैं कनकपाल के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सूची के बारे में भी चर्चा हो गई, दारी गुजरात से आया था, इस बात पे भी चर्चा हो गई। ठीक है, कौनपुरगढ़ चांदपुरगढ़ उसका गढ़ हुआ करता था, इसके बात पे भी चर्चा हो गई। और जब कनकपाल आया तो उस समय कौन उत्तराखंड में शासन पे था, चांदपुरगढ़ में, तो भानु प्रताप था, इस पे भी हमने चर्चा ली है। अब एक दो पॉइंट रह रखे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये भाई गुज्जर देश का निवासी था। कुछ लोग मानते हैं कि आपका जो कनकपाल था वो गुज्जर देश का निवासी था। राजस्थान, महाराष्ट्र, मेवाड़ जो आपके ये क्षेत्र हैं, ये गुज्जर क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, तो गुज्जर देश का निवासी था। इसके क्या प्रमाण है सर, तो इसके प्रमाण है उत्तराखंड में। देखिए, इसका सबसे मुख्य प्रमाण है उत्तराखंड में गणेश की जो सूंड होती है उसका उल्टा होना, गणेश की सूंड का उल्टा होना। ठीक है ना, मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं पंवारों की, तो ये जो गुज्जर देखो, तो ये अगर मैं बात करूं तो दाई सूंड वाली मूर्ति मिली है हमको उत्तराखंड में। इस प्रकार से गणेश की मूर्ति आपने देखी होगी, तो गणेश की मूर्ति की सूंड बाई और दाई, वही आपका उल्लेख है यहाँ पर इसके बारे में कहने का। और ये देखिए आप यहाँ पर गणेश की जो सूंड थी, गणेश की मूर्ति आपको यहाँ पर दिखी है उत्तराखंड में। कहाँ पर दिखी है, तो पुराना दरबार, टिहरी का पुराना दरबार, वहां पर इसके प्रमाण मिलते हैं। इस मूर्ति को देख करके लगता है कि जो ये आपके थे ये जो है कौन रहे होंगे, गुज्जर ही रहे होंगे। पुराना दरबार इसका प्रमाण है। आदि बद्री इसका प्रमाण है कि कनकपाल क्या हुआ करता था, एक गुज्जर हुआ करता था भाई। ठीक है, कनकपाल एक गुज्जर था। इसके उत्तराखंड में प्रमाण है गणेश की सूंड। ठीक है, और इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि गुज्जर भी क्या हुआ, एक कनकपाल क्या था, एक गुज्जर था। यहां तक की बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि कनकपाल के दो प्रमाण हैं। एक तो कहा जाता है धारी गुजरात का शासक हुआ करता था, दूसरा कहा जाता है कि वह एक गुज्जर देश का निवासी था। दोनों के दोनों ऑप्शन में होंगे, तो आपको कहां पर आंसर लगाना है, तो तब आपको दारी गुजरात पर आंसर लगाना है, क्योंकि दारी गुजरात के प्रमाण ज्यादा है भाई। ठीक है, दारी गुजरात के सोर्स ज्यादा है, इसीलिए इतिहास में जिसके सोर्स ज्यादा होंगे उसी को ही सर्वमान्य मान लिया जाता है। तो ये आपका कनकपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब कनकपाल शासन करना प्रारंभ करेगा और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा पंवार वंश में वो वहां से शुरू होगा भीलंड घाटी से। अभी चांदपुरगढ़ इनकी राजधानी होगी। जैसे ही कनकपाल शासन में बैठेगा वो सबसे पहले राजधानी अपनी कहाँ बनाएगा, चांदपुरगढ़ बनाएगा। तो इनकी पहली राजधानी अभी चांदपुरगढ़ होगी। तो अब जो है देखिए, जब हम आपको कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे तो तब ये चांदपुरगढ़ से आगे भीलंड घाटी जाएगी, फिर श्रीनगर जाएगी, फिर श्रीनगर के बाद आपकी टिहरी जाएगी भाई। ठीक है, तो ये था आपका पंवार वंश का इंट्रोडक्शन। यहां से हम कल से इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कनकपाल के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम कल हम सोनपाल के बारे में, लखनपाल के बारे में या लखन देव के बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट।